बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरर से स्टार्ट लिया था। एरर क्या होता है, उसके कॉज क्या हैं, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, उसके कंक्लूजन्स क्या हैं, सिस्टमेटिक एरर को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम रैंडम एरर और पर्सनल एरर पे कुछ बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रैंडम एरर को। रैंडम एरर को समझने के लिए मैंने आप लोगों को एक बोर्ड पे एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करके दिया है। अब ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। इस सिंपल पेंडुलम की मदद से हम वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर एल ओवर जी। ठीक, दोनों तरफ अगर स्केयर कर लें तो टी स्केयर 4 पाई स्केयर एल ओवर जी हो जाएगा। आपको जी चाहिए तो जी को इस साइड पे लें तो बन जाएगा 4 पाई स्केयर एल ओवर कौन सा है, टी स्केयर हो जाएगा। ठीक, अब इस फार्मूले से हम वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ जी के लिए आपको तो लेंथ ऑफ पेंडुलम चाहिए। पेंडुलम की लेंथ कहाँ से ली जाती है? पेंडुलम की लेंथ बच्चों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब तक ली जाती है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब इस रोप की लेंथ होता है, तो ये सिर्फ रोप की लेंथ नहीं होती, बल्कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब तक की लेंथ होती है। ठीक है, उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। ये तो हम किसी स्केल से नोट करेंगे। टाइम पीरियड जो है वो हम इसका विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच नोट करेंगे। इन स्टॉप वॉच की मदद से आप इसका टाइम पीरियड को नोट कर सकते हैं। फिर उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, एल और टी की वैल्यूज़ को इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। सपोज करते हैं बच्चे डिफरेंट स्टूडेंट्स रीडिंग ले रहे हैं। पहले स्टूडेंट ने जो वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट की है उसको लगा है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। ठीक है, एक और स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये फर्स्ट स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। एक और स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं सेम पेंडुलम से, यानी सेम पेंडुलम से उसने एक्सपेरिमेंट किया है। उसका जो आंसर आया वो 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक और स्टूडेंट ने नोट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसका आंसर 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंट स्टूडेंट्स इस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट आ रही है। कभी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी तो आपको पता है ना कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो कुछ स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो 9.8 से ज़्यादा आ रही है और कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो 9.8 से क्या आ रही हैं, कम भी आ रही हैं। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर केयर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब वो रीडिंग जब नोट करते हैं, लेंथ को नोट करते हैं या स्टॉप वॉच से जब टाइम पीरियड को नोट करते हैं तो वो फुल केयर से रीडिंग नोट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके आंसर में स्लाइड क्या आ रही हैं, वेरिएशन आ रही हैं। और ये वेरिएशन जो हैं एक्चुअल वैल्यू से कभी ज़्यादा हो जाती हैं और कभी क्या हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देते हैं? रैंडम एरर का नाम देते हैं। इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसकी वर्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन आपके लिए बोर्ड पे लिखी है। अब इस डेफिनेशन की मदद से इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक ही सिंपल पेंडुलम से वैल्यू ऑफ जी को बार बार कैलकुलेट किया है। जब सेम सिंपल पेंडुलम से आप वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करते रहे हैं तो हर दफ़ा आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। आप लोगों ने कोई कंडीशन वगैरह चेंज नहीं की। कंडीशन वगैरह चेंज ना करने का मतलब है कि जिस लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वही लैब है, जिस टेबल पे इसको प्लेस किया था वही टेबल है, वही बॉब है। कोई कंडीशन आप लोगों ने चेंज नहीं की, लेकिन फिर भी वैल्यू ऑफ जी क्या आ रही है, चेंज आ रही हैं। तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देते हैं? रैंडम एरर का नाम देते हैं। कि जब आप बार बार रीडिंग्स ले रहे हैं तो हमेशा आंसर थोड़े बहुत क्या आते जा रहे हैं, चेंज आते जा रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ एरर इज़ नेम्ड एज रैंडम एरर। बोर्ड में आप कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, रैंडम एरर इज सेड टू अकर। कब होगा ये? व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। देखिए, हम लोगों ने इस जी को कैलकुलेट करने के लिए बार बार मेजरमेंट्स को रिपीट किया है ना, क्योंकि हम बार बार रीडिंग्स ले रहे हैं। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़। तो देखें, इसकी जब हम लोगों ने मेजरमेंट्स को रिपीट किया है तो हर दफ़ा आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर सेम कंडीशंस, यानी हम लोगों ने कोई कंडीशन चेंज नहीं की, उसी लैब के अंदर, उसी टेबल के अंदर
उसी ऑपरेटर्स को यूज़ करके उसी इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंडीशन सेम है सारी, लेकिन फिर भी अगर आंसर चेंज आ जाते हैं तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देते हैं? रैंडम एरर का नाम देते हैं। ये मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है जो भी आपकी जो न्यू कोर्स है 2020 वाला जो बुक है उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। कल आपको याद होगा हम लोगों ने एरर जब कैलकुलेट किया था तो एरर के फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रू वैल्यू में से हम माइनस करते हैं मेजर्ड वैल्यू को, यानी एरर कैलकुलेट करते हुए ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। देखिए अगर आप इन दो, ये ट्रू वैल्यू है ना आपकी और ये कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू। अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हैं 9.8 में से 9.6 को माइनस करें तो इस केस में आपका जो एरर आ रहा है वो आपका कितना बनेगा? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरर बनेगा, यानी 9.8 में से इसको माइनस किया तो प्लस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरर आ रहा है। अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। जब आप लोग इसको इसमें से माइनस करोगे तो अब डिफरेंस कितने का आएगा? -0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप लोग जब एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ये रैंडम एरर हम पढ़ रहे हैं ना, तो रैंडम एरर में आप देखें कि रैंडम एरर में ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को जब हम माइनस कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट है ना, तो कुछ केसेस में आंसर नेगेटिव आ रहे हैं और कुछ केसेस में आंसर क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव भी आ रहे हैं। एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है और कभी जो आंसर आ रहे हैं वो आपस में उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। देखें ना, इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और इनके आपस में जो है वो साइन भी सेम नहीं है। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो तो जब मैं आपको सिस्टमेटिक एरर पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था कि आप उस मास वाली मशीन के ऊपर अगर खड़े होते हैं, उससे अगर हम रीडिंग लेते हैं तो अगर वो ऑलरेडी जो आपकी मास मशीन थी या जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कहते हैं, वो ऑलरेडी अगर 5 किलोग्राम मेजर कर रही हो, यानी पहले उसकी नीडल 5 केजी पे गई हुई हो, तो अगर आपका मास जो है वो 65 केजी बनता है तो आप लोगों ने उस मशीन से जब भी रीडिंग लेनी है, आप लोगों ने जो भी गिवन मास आएगा उसमें से 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब वो जो सारी मेजरमेंट्स थी उनके अंदर वो 5 किलोग्राम वाला एरर इक्वली रिपीट हो रहा था। और कल मैंने बात ये भी आपको बताई थी कि सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो वन डायरेक्शनल एरर होते हैं, या वो आप लोगों ने माइनस में आते हैं या फिर आप लोगों ने क्या करना होता है? प्लस करना होता है। जिस तरह वहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल में +5 kg किया था और एक में -5 kg किया था। लेकिन रैंडम एरर को रैंडम एरर कहते इसलिए हैं कि इसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि ये वाला एरर जो है वो सारी मेजरमेंट्स में इक्वली रिपीट नहीं होता। सिस्टमेटिक एरर में आपको याद होगा मैंने बोला था कि वो वाला एरर सारी मेजरमेंट्स में इक्वली रिपीट होता है और वो वन डायरेक्शनल एरर होता है। वन डायरेक्शनल एरर मीन वो या आप लोगों ने प्लस करना होता है करेक्शन लगाते हुए, या माइनस करना होता है। एक वक्त में एक ही तरह की प्रॉब्लम आपको फेस होती है, या प्लस करना है या माइनस करना है। लेकिन रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता। पहली बात हुई कि रैंडम एरर सारी मेजरमेंट्स में इक्वली रिपीट नहीं होता। एक ही हम मेजरमेंट ले रहे हैं, इसमें एरर +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? -0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरर है ये साइज़ वाइज भी डिफरेंट होता है। साइज़ वाइज मीन कि इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है वो भी डिफरेंट आती है हर केस में। उधर तो अगर -5 kg था तो सब में -5 kg किया था, और अगर +5 kg की करेक्शन थी तो सब में +5 kg ही किया था। इसमें देख लें, इसमें एरर का साइज़ डिफरेंट है, इसमें +2 है, इसमें प्लस 0.2 है और इसमें -0.1 है। तो इसको मतलब कि एरर का साइज़ भी डिफरेंट है और एरर के साइन भी जो आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसे एरर को जो सारी मेजरमेंट्स में अनइक्वली रिपीट हो रहा हो, ठीक होगी बात, ऐसे एरर को फिर हम किसका नाम देंगे? रैंडम एरर का नाम देंगे। इसका जो साइन होता है और इसका जो साइज़ होता है वो दोनों वेल डिफाइंड नहीं है। वो कुछ भी साइन भी इसका हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और इसका जो साइज़ है वो भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। साइज़ मतलब इसकी जो ट्रू वैल्यू है उससे डेविएशन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसकी ट्रू वैल्यू से जो वैल्यू इसकी आ रही है एरर की, मतलब जो इसकी आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से क्या हो सकती है? कभी कम भी हो सकती है और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। ज़रा देखते हैं जो न्यू कोर्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। न्यू कोर्स में लिखा हुआ है कि रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली। ये वाले एरर इरेगुलरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड हेंस आर रैंडम, फिर रैंडम होंगे विद रिस्पेक्ट टू साइज़, साइन एंड साइज़, कि ये रैंडम एरर हैं और ये साइज़ और साइन दोनों में जो है वो
इरेगुलरली अकर हो रहे होते हैं। अब साइन और साइज़ आपको समझ आ रहा है ना, ये साइज़ है उसका, ये जो लिखा हुआ है ये एरर का क्या होता है, साइज़। तो देखिए इनके साइज़ भी डिफरेंट हैं और इनके साइन भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देंगे, रैंडम एरर का नाम देंगे। और ये बात आपको समझ आ गई कि ये वाला एरर सारी मेजरमेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा, इक्वली इफेक्ट करेगा या अनइक्वली, ये अनइक्वली इफेक्ट करेगा। तो इस बात को भी अपने पास लिख लें। तो मैंने बच्चों लिख दिया है कि दिस एरर इफेक्ट ऑल मेजरमेंट्स अनइक्वली, कि ये वाला एरर सारी मेजरमेंट्स को अनइक्वली इफेक्ट करेगा। आप डिफरेंस में याद रखें, आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ होंगी। और सिस्टमेटिक कैसे इफेक्ट करेगा, इक्वली। सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो वन डायरेक्शनल एरर होता है, या वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये वन डायमेंशनल एरर नहीं होता। इसमें एरर पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है और एरर का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, जिस तरह एग्जाम्पल में आ रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर सिस्टमेटिक एरर में ये बात पढ़ी थी कि उस एरर का जो साइज़ होता है वो सेम रहता है। जिस तरह अगर +5 kg की करेक्शन है, ये -5 kg की करेक्शन है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जितनी भी रीडिंग लेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से उसकी करेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इसमें देख लें वो इसका जो साइज़ ऑफ एरर है वो सेम नहीं है। कुछ वैल्यूज़ में साइज़ ऑफ एरर कम भी हो रहा होता है और कुछ वैल्यूज़ में साइज़ ऑफ एरर ज़्यादा भी हो रहा होता है। अब बच्चों ये तो हमें आइडिया हो गया कि रैंडम एरर को रैंडम एरर क्यों कहते हैं, कि वो सारी मेजरमेंट्स में रैंडमली एग्जिस्ट करता है। रैंडम एरर के दो और नाम भी होते हैं। रैंडम एरर को आप लोगों ने याद रखना है, इसको स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं, या इसका एक और नेम होता है एक्सीडेंटल एरर। ये दोनों इसी के नाम है। इसको स्टैटिस्टिकल एरर भी बोलते हैं और इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब हम बात ये करें कि रैंडम एरर किसी भी मेजरमेंट्स में आता क्यों है। इसके बारे में उसने बुक में ये लाइन लिखी कि दिस एरर प्रोड्यूस ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। तो कह रहे कि एक तो ये एरर रैंडम एग्जिस्ट करता है, मतलब जो आपकी वैल्यू मेजर हो रही होती है इसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो ट्रू वैल्यू से कम मेजर करेगा या ज़्यादा मेजर करेगा। और इसकी जो बेसिकली जो फ्लक्चुएशन आती हैं वो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हैं। वो कहना ये चाह रहा है कि इसका जो प्रॉपर काज की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉज होगा वो अननोन कॉज है, मतलब इसका काज हमें पता नहीं है। जिस तरह सिस्टमेटिक एरर में होता था ना, आपको पता चल जाता था कि उसका काज असल में क्या है और उस काज का करेक्शन फैक्टर हम कैलकुलेट करते थे, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते थे और वो वाला एरर उस मेजरमेंट से टोटली एलिमिनेट हो जाता था। ये बात समझ आ गई। जो आपका कौन सा एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, उसके कॉज वेल डिफाइंड कॉज हैं। वेल डिफाइंड कॉज तीनों हम लोगों ने पढ़े थे। और जब हमें काज पता चल जाता था तो हम उस काज का क्या कैलकुलेट करते थे, करेक्शन फैक्टर। वो करेक्शन फैक्टर जब हम अप्लाई करते थे तो उस रीडिंग में से वो वाला एरर कंप्लीट एलिमिनेट हो जाता था। लेकिन रैंडम एरर का इशू ये है कि इसका जो कॉज है वो अननोन है। हम गेस कर सकते हैं कि ये इसके कॉज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इसके कॉज के बारे में आपको कोई कंफर्म बात नहीं होती कि इसी वजह से ये एरर आया होगा। उसमें आपको कॉज वेल डिफाइंड होता है, इसका काज वेल डिफाइंड नहीं होता। और इसलिए मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि इसका काज क्या होता है, अननोन होता है। तो जनरल उसने लिखा हुआ है कि इस रैंडम एरर का जो कॉज है वो लेबॉर्ट्री के अंदर चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, लेबॉर्ट्री के अंदर चेंज इन ह्यूमिडिटी की वजह से भी एरर आ सकता है, वो लेबॉर्ट्री के अंदर विंड वेलोसिटी की वजह से भी एरर आ सकता है। तो ये उसने जस्ट इसको गेस किया हुआ है कि ये इनके काज हो सकते हैं, लेकिन हमें ये बात कंफर्म नहीं है कि जो अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लें तो वहाँ से वैल्यू ऑफ जी जो मेजर हो रही है उसमें चेंज आ रहा है, वो किस वजह से एग्जैक्टली आ रहा है, इसके बारे में हम कंफर्मेशन हमें नहीं है। तो हम जनरली कहते हैं कि रैंडम एरर जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकता है, विंड वेलोसिटी की वजह से भी हो सकता है, या ह्यूमन एरर जो है वो पर्सन की वजह से भी हो सकता है ना, कि जब पर्सन जो है वो स्टॉप वॉच से रीडिंग ले रहा है, स्टॉप वॉच से रीडिंग लेते हुए ड्यूरिंग टेकिंग रीडिंग्स, ये भी तो हो सकता है उसने रीडिंग्स ठीक ना ली हो, रीडिंग लेते हुए उससे थोड़ा सा एरर आ गया हो, तो उस वजह से भी आपकी मेजरमेंट में ये रैंडम एरर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब अगर आपके एमसीक्यू बोर्ड में आता है ना कि रैंडम एरर का काज क्या है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एंड पर्सनल एरर ड्यूरिंग टेकिंग रीडिंग्स, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन लिखा हुआ है। और आप साथ में चलें एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, कॉज अननोन भी लिखा हुआ है, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आप ऑल ऑफ दीज यूज़ करोगे। मैं ये कह रहा हूँ ये अगर सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, ए ऑप्शन, बी, सी, कॉज अननोन, डी, ई, और आपका एफ ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ अबव। अगर आ जाता है ना कॉज ऑफ रैंडम एरर क्या है, ये सारे ऑप्शन लिखे होंगे
तो आप लोगों ने इनमें से क्या चूज़ करना है, ऑल ऑफ अबव ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म तो नहीं है कौन सा कॉज है, तो कोई भी कॉज हो सकता है। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हों और ये ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन ही ना हो, यानी ये लिखे हुए ये तीनों हों, पर्सनल एरर ड्यूरिंग टेकिंग रीडिंग हो और कॉज अननोन हो, और ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन ना हो, तो फिर आप लोगों ने बच्चे किसको प्रेफर करना है, कॉज अननोन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें इसका काज पता तो नहीं है, ये तो हम जस्ट गेस कर रहे हैं कि इन रीज़न की बेस पे रैंडम एरर मेजरमेंट्स में आ सकता है। अब बच्चे आते हैं इसकी रेमेडी क्या है। देखें सिस्टमेटिक एरर की रेमेडी क्या होती है, उसके लिए आपको करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर तो हमें एरर का पता ही नहीं है किस वजह से आ रहा है, तो यहाँ पर हम करेक्शन फैक्टर तो अप्लाई नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, मतलब अगर इनकी वजह से सपोज करें वो एरर आ रहा है, तो इन सारी बातों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन इन द लेबॉर्ट्री, कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें, यानी टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड वेलोसिटी वगैरह जो है उनके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशंस आने ना दें, ठीक है। इससे सम हो आपका रिज़ल्ट थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली जो हम नॉर्मली करते हैं, जो आप लोग भी लैब में करते हैं, आपको जब कभी वर्नियर कैलिपर दिया जाता था मैट्रिक क्लास में, तो आपको टीचर्स कहते थे किसी रॉड का डायमीटर मेजर करें, तो रॉड का डायमीटर मेजर करने के लिए आपको एक रीडिंग लेने को कहा जाता था या नंबर ऑफ़ रीडिंग्स, तो आप काफ़ी सारी रीडिंग्स लेते थे। आपको टीचर ये सजेस्ट करते थे आप इसकी 3 या 5 रीडिंग्स लें, और अगर आप वो 3 या 5 रीडिंग्स लेते थे तो आपको आइडिया होगा हर दफ़ा आपका आंसर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होता था। वो जो हर दफ़ा थोड़ा बहुत आंसर चेंज आ रहा है वही बेसिकली जो है वो रैंडम एरर है। और आप 3 या 5 रीडिंग्स लेने के बाद क्या करते थे, उस सारे डेटा की एवरेज कैलकुलेट कर लेते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम सारे डेटा की एवरेज कैलकुलेट करते थे, एवरेज हम इसीलिए कैलकुलेट करते थे टू मिनिमाइज दी रैंडम एरर, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर जो है वो एवरेज लेने से मिनिमाइज़ नहीं होता, जो रैंडम एरर है वो एवरेज लेने से क्या हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। तो अब हम इसकी लिख लेते हैं इसकी रेमेडी। तो 2 रेमेडीज़ आपको बताइए। पहली क्या है कि जो लैब है उसके अंदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको आप स्ट्रिक्ट मेंटेन रखें, और दूसरा आप सेवरल रीडिंग्स लें, और रीडिंग्स लेने के बाद आप उनकी क्या कैलकुलेट करें, एवरेज कैलकुलेट करके हम इस एरर को कुछ हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं वर्ड बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं, उस मेजरमेंट में से टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। वो एरर एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि उसका करेक्शन फैक्टर अवेलेबल है, इसका कोई करेक्शन फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जो सिस्टमेटिक एरर है उस एरर के अंदर आप करेक्शन जब लगाते हैं तो एरर कैन बी एलिमिनेट, तो मेजरमेंट में से रीडिंग जो एरर है वो एलिमिनेट हो सकता है, यानी उस एरर को आप कंप्लीट रिमूव कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट में से। लेकिन रैंडम एरर जो है इसके अंदर आपको मेजरमेंट के अंदर जो एरर आ रहा है उसको आप मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, मेजरमेंट के अंदर जो एरर है उसको मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उस एरर को उस मेजरमेंट में से कंप्लीट हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसकी रेमेडी के बच्चे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन इन द लेबॉर्ट्री, इससे ये होगा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड वेलोसिटी के वजह से अगर आंसर चेंज आ रहे हैं तो वो चीज़ें आप लोगों की रिमूव हो जाएंगी। और दूसरा जो मेन चीज़ वो ये वाली नीचे वाली है, रिपीटिंग मेजरमेंट्स सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एवरेज, कि हम मेजरमेंट्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और जब 3 या 5 रीडिंग्स हमारे पास जनरली हो जाती हैं तो हम उनकी क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो इस तरह ये वाला एरर मिनिमाइज़ हो सकता है। मैंने यहाँ पर नीचे नोट भी लिख दी है कि दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट कम्प्लीटली रिमूव फ्राम द मेजरमेंट, कि इस एरर को हम मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं लेकिन किसी भी मेजरमेंट में से इस एरर को हम कम्प्लीटली जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। अब बच्चों हम बात करते हैं पर्सनल एरर की। पर्सनल एरर नाम से ज़ाहिर है कि इसका लिंक पर्सन के साथ होगा, यानी पर्सन की वजह से जो एरर आ रहा है उस एरर को हम किसका नाम देंगे, पर्सनल एरर का नाम दे देंगे। इस पर्सनल एरर के अंदर जो कुछ मैंने इसकी डेफिनेशन के पॉइंट्स लिखे हैं और उसकी रेमेडी के जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको समझने से पहले हम इस एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, फिर आपको इसके पॉइंट थोड़ा बेहतर वे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने वही एग्जांपल पुरानी ली है कि एक सिंपल पेंडुलम की मदद से आप वैल्यू ऑफ जी इस फार्मूला से मेजर करते हैं। अब इस फार्मूला में मैंने बताया था वैल्यू ऑफ एल जो लिखी है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अब एक पर्सन है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कुछ ऐसा है, उसको लगता है कि शायद ये जो लेंथ है वो रोप की लेंथ है, यानी वो जब इस फार्मूले में लेंथ की वैल्यू पुट करता है तो पेंडुलम के साथ जो रोप की लेंथ है इसको वो वहाँ पर पुट कर देगा, तो फिर भी आंसर क्या आएगा, चेंज आएगा।
इसका मतलब है कि उस पर्सन का जो वे ऑफ थिंकिंग है या इस लेंथ के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो इस रोप की लेंथ नहीं है, बल्कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर आप लोगों ने कहाँ तक की लेंथ मेजर करनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम तक की लेंथ होती है। ये जस्ट रोप की लेंथ नहीं होती। तो अगर आप जस्ट रोप की लेंथ यहाँ पुट कर देंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब ये पर्सन की वजह से एरर आया ना, कि उस पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लेंथ ठीक ही नहीं था, उसको इस लेंथ के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं था कि इस फार्मूले में जो लेंथ है वो रोप की लेंथ है या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ है। इस वजह से भी आंसर चेंज आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हम ये जो टाइम पीरियड नोट करते हैं, ये टाइम पीरियड आपको आइडिया हम स्टॉप वॉच से नोट करते हैं। तो सपोज करें आपका जो स्टॉप वॉच है वो एनालॉग स्टॉप वॉच है ना। एनालॉग स्टॉप वॉच मीन जिस स्टॉप वॉच के ऊपर ये वाली नीडल लगी होती है ना, तो आपको पता है कि अगर सपोज करें ये नीडल आप लोगों ने स्टॉप वॉच से टाइम नोट किया, किसका स्टॉप वॉच की वजह से हम टाइम नोट करेंगे, इसके ऑसिलेशंस का ना। तो नीडल यहाँ पर आकर इसकी स्टॉप हुई है। आपको पता है ना कि अब अगर कोई बंदा को पर्सन इसकी रीडिंग नोट करना चाह रहा है, अगर वो इस जगह से इसको देख रहे हैं, इस नीडल को, या इस जगह से इस नीडल को देख रहे हैं, या इस जगह से इस नीडल को देख रहे हैं, तो हमें पता है कि जो करेक्ट वे ऑफ टेकिंग रीडिंग है वो ये वाला है। जो पर्सन यहाँ से रीडिंग नोट करेगा उसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ से रीडिंग नोट करेगा या यहाँ से रीडिंग नोट करेगा तो उसका आंसर जो है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा बहुत डेविएट कर जाएगा। तो ये वाली जो रीडिंग्स लेने का स्टाइल है ये रॉन्ग है। आप लोगों ने रीडिंग अगर बिल्कुल फ्रंट से लेंगे तो फिर आप लोगों के आंसर ठीक आ रहे होंगे। तो अब इन रीजंस की बेस पे जो एरर आ रहा होगा, अब इसमें तो सारी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है कि पर्सन को लेंथ प्रॉपर डिफाइन ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि लेंथ कौन सी लेंथ है, या अगर उसको स्टॉप वॉच यूज़ करना ही सही नहीं आ रही, वो उसकी रीडिंग को यहाँ से या यहाँ से नोट कर रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग रीडिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो फिर भी उसका आंसर थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। या ये हो सकता है कि हमें अब सिंपल पेंडुलम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता है कि जब हम इससे वैल्यू ऑफ जी मेजर करते हैं तो इसका अपरेटस आप लोगों ने ऐसे सेट करना होता है कि इसका जो बॉब है वो वेरी क्लोज टू द अर्थ हो, यानी इसकी प्रिकॉशन भी होता है कि इसका बॉब वेरी क्लोज टू द अर्थ हो, आप ऐसे अपरेटस को सेट करें। तो अब अगर एक पर्सन है उसने इस अपरेटस को थोड़ा ज़्यादा हाइट पे सेट कर दिया है तो फिर भी आंसर में थोड़ी बहुत क्या आएंगी, फ्लक्चुएशन आएंगी। तो उस पर्सन को अपरेटस सेटिंग के बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, इसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जब पेंडुलम ऑसिलेट कर हो तो दिस एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, इसका जो एंगल है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। और वेरी स्मॉल का मतलब ये है कि ये वाला एंगल जो है वो 0 डिग्री से लेकर ऑलमोस्ट 4 डिग्री तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आ रहा होगा। तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को अगर जो है वो पर्सन ने फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से जो एरर आएगा उस एरर को हम किसका नाम देंगे, पर्सनल एरर का नाम देंगे। बोर्ड में आप ये सारी बातें तो नहीं लिखेंगे, बस ये पॉइंट्स समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है किताब के, आपको इन पॉइंट्स को समझने में आसानी रहे। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, उसी सारे कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा। देखिए मैंने लिखा दिस एरर, द एरर ड्यू टू, यानी पर्सनल एरर किस वजह से होता है, इंडिविजुअल बाइस की वजह से होता है। इंडिविजुअल बाइस का मतलब होता है उस पर्सन का जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, आप इस वे ऑफ थिंकिंग को यूँ समझ लें कि उस पर्सन को ये लगता था शायद ये जो लेंथ है वो किसकी लेंथ होगी, रोप की लेंथ होती है। हालांकि रोप की लेंथ सिर्फ नहीं होती, ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ होती है। रोप की लेंथ तो यहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड होता है। तो इससे अब ये समझ सकते हैं कि ये वे ऑफ थिंकिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल बाइस कह रहे हैं। या दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये एरर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपरेटस की वजह से हो सकता है। इसमें मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था कि इस अपरेटस की सेटिंग ऐसे करनी होती है कि जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है वो अर्थ के बहुत क्लोज होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हाइट पर होगा तो फिर भी आपका आंसर जो होगा वो ठीक नहीं आ रहा होगा। तो इसकी प्रॉपर सेटिंग आप लोगों ने इस तरह करनी होती है कि ये वेरी क्लोज टू द अर्थ हो। इस चीज़ को आप इस तरह माइंड में रख सकते हैं। तो लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर समझ आ गया ना, जिस तरह इसकी सेटिंग क्या है कि इट शुड वेरी क्लोज टू द अर्थ। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, कि वो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसने केयरलेसनेस शो की है। केयरलेसनेस शो करने का मतलब ये है कि सपोज करें वो स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहे हैं,
इंस्टेड ऑफ टेकिंग रीडिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, वो ऊपर और नीचे से रीडिंग ले रहा है, ठीक है, तो फिर भी उसका आंसर थोड़ा बहुत क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, इस बात को यूँ समझ सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि वो केयरलेसनेस शो कर रहा है, और दूसरा उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया। प्रिकॉशंस क्या हैं, इनमें से एक प्रिकॉशन ये होती है कि दिस एंगल थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। तो अगर वो केयरलेसनेस शो करता है, इन प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करता, तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियर हो रहे हैं, जो एरर जनरेट होगा उस एरर को हम किसका नाम देंगे, पर्सनल एरर का नाम देंगे। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रैंडम एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता, कंप्लीट रिमूव नहीं किया जा सकता। जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसको हम एरर को कंप्लीट वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो पर्सनल एरर है, इसके बारे में मैंने ये लिखा है, दिस एरर कैन बी रिमूव टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब इसको भी कंप्लीट रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको भी आप लोग मिनिमाइज़ ही कर सकते हैं। अब इसको मिनिमाइज़ करने की क्या टेक्निक्स हैं, वही जो बंदा गलतियाँ कर रहा है, जो मिस्टेक्स उसने की हैं जिस वजह से एरर जनरेट हुआ है, अगर वो मिस्टेक्स ना करे तो वो ये वाला एरर ईजिली मिनिमाइज़ हो सकता है। तो मैंने ये लिखा है, दिस एरर कैन बी रिमूव ड्यू टू सम एक्सटेंट। क्या होगा, इफ़ एक्सपेरिमेंटर जो पर्सन है टेक केयर ड्यूरिंग द मेजरमेंट्स, वो मेजरमेंट्स लेते हुए प्रॉपर केयर करे, एंड फॉलो द प्रिकॉशंस, और जो प्रिकॉशंस उसे दी गई हैं उनको फॉलो करे। प्रिकॉशंस क्या हैं कि एंगल शुड बी स्मॉल होना चाहिए, इस सेपरेटर्स को ग्राउंड के बहुत क्लोज उसने सेट करना है, रीडिंग उसने यहाँ से लेना है, ये सारी प्रिकॉशंस को अगर फॉलो करेगा तो ये वाला एरर मिनिमाइज़ हो जाएगा। हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, उसको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे करना है, और इसके बारे में लिख सकते हैं कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए अपना वे ऑफ थिंकिंग। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।